Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 10 of class 11 straight lines. In this chapter, firstly, we will have the introduction to straight lines. And before introduction to straight lines, let us recapitulate that we had studied earlier in class 10 or in lower classes, that is coordinate geometry. And coordinate geometry, that is two dimensional coordinate geometry. टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्लेन. इन कार्टेशियन प्लेन देयर आर टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. This is positive x axis, this is negative x axis. This is positive y axis, this is negative y axis. And these two axes intersect at a point called origin, and this origin is having coordinates 0, 0. ये जो दो एक्सिस हैं ये जब इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पर, देन दिस टू एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इन 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. और हमने ये भी पढ़ा था कि हाउ द पोजीशन ऑफ ए गिवन पॉइंट इज लोकेटेड. कोई भी पॉइंट है उसकी पोजीशन हम कैसे लोकेट करते हैं? व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन. कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट. जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज़ द लेंथ, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस. जैसे ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट है, मान लो वो 2 है, तो दैट मीन्स 2 इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो इस तरह से हम इस पॉइंट को लोकेट करते थे. एंड दिस कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था. उसके बाद हमने 10th क्लास में जो फार्मूलाज पढ़े थे उसको अगर हम रिकैप्चुलेट करें तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला में सपोज आई एम हैविंग टू पॉइंट्स p, x1, y1, that means these are the coordinate of point p and these are the coordinates of point q. x1, y1 and q is having coordinates x2, y2. Then if we want to find the distance between, this is the point p and this is point q, if we want to find the distance between these 2 points, then what is the formula to find the distance? So pq will be equal to under root x2 minus x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर. और इसको हम x1 माइनस x2 एंड y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं. सेम आंसर आएगा बिकॉज यहाँ पर होल स्क्वेयर है. क्योंकि जैसे यहाँ पर x2 माइनस x1 सॉल्व करके +2 आता है तो उसका स्क्वेयर भी प्लस ही आएगा. और अगर इनको सोल्व करके -2 आते तो उसका स्क्वेयर भी, -2 का स्क्वेयर भी पॉजिटिव होगा. तो हम x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 दोनों लिख सकते हैं. इसी तरह से y कोऑर्डिनेट. दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला. उसके बाद फिर हमने एक और फार्मूला पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो. मान लो कि एक पॉइंट है एंड दिस इज अ लाइन. एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमें, दिस इज लाइन पी क्यू, ये कोऑर्डिनेट है x1 और ये दिस इज x1 y1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2. एंड देर इज़ अ पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट R है, उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई. अब ये कोऑर्डिनेट हमें पता है क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट पता है. और जो पॉइंट, ये पॉइंट R जो है, ये पॉइंट R, ये इस लाइन को एक गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा है. मान लो वो रेशियो क्या है? m/n. तो इस ये जो कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, जो कि इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो उसको फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है? दैट मीन्स हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है किस पॉइंट का जो गिवन लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो इसका पहला कोऑर्डिनेट है x, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? दिस विल बी mx1 प्लस, ये पहले हमने क्या किया, mx1, फिर nx2 अपॉन, दोनों के x कोऑर्डिनेट ले लिए ना, और अपॉन m+n, जो ये रेशियो है इसको ऐड कर दिया. mx1 प्लस nx2
अपॉन m प्लस n. दिस इज द x कोऑर्डिनेट. एक कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये हो गया. दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? my1 प्लस ny2 अपॉन m प्लस n. और जब हम ये कहें कि ये पॉइंट इसको 1:1 में डिवाइड करता है, तो 1:1 में डिवाइड करने का मतलब, अगर मान लो ये 2:2 में डिवाइड करता है तो भी 1:1 होगा, 3:3 में डिवाइड करता है तो भी 1:1 होगा, क्योंकि कैंसिल आउट करके 1:1 है. दैट मीन्स वो इसका मिड पॉइंट होगा, तभी वो इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो जब वो इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, दैट मीन्स व्हेन m इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू m, तो क्या होगा कि फिर यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? 1:1. दैट मीन्स उसका मतलब क्या है? 1:1 हो गया. दोनों इक्वल है तो 1:1. 1:1 है तो ये मिड पॉइंट हो गया. मिड पॉइंट फार्मूला फिर क्या होगा? मिड पॉइंट फार्मूला, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को 2 इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, 1:1 या 2:2, तो वो मिड पॉइंट हो जाता है उसका. और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा? अब n की जगह 1:1 है, दैट मीन्स m/n जो है वो 1:1 की इक्वल है. दैट मीन्स m भी 1 है और n भी 1 है. इनकी जगह अगर हम 1 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 2. ये मिड पॉइंट कौन सा हो गया? मिड पॉइंट फार्मूला. इसको मिड पॉइंट फार्मूला बोल रहे हैं. और इसमें ये कौन सा कोऑर्डिनेट आया? इसका x. इसी तरह से मिड पॉइंट फार्मूला से y कोऑर्डिनेट क्या होगा? उसमें भी हम यही करेंगे. m और n को हम 1 पुट कर देंगे. यहाँ 1 पुट करेंगे तो y1 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो y2 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस यहाँ भी 1 हो जाएगा. तो दिस विल बिकम y1 प्लस y2 अपॉन 2. सो दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला एंड दिस इज सेक्शन फार्मूला. ये मिड पॉइंट फार्मूला है और ये क्या है? सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला में यही डिफरेंस है कि सेक्शन फार्मूला में रेशियो जो होती है 2:3, 4:5 कुछ भी गिवन हो सकती है, लेकिन मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है कि रेशियो 1:1 होती है. तो हम मिड पॉइंट अगर हमें कहीं गिवन है तो हम ये फार्मूला लगाएं, फिर उस पर 1 लगाएं, तो हम डायरेक्ट यही मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं. उसके बाद फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था, दैट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था हमने. उसका क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल. और साथ में हमने कुछ पॉइंट्स भी पढ़े थे, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी. कौन से ट्रायंगल का एरिया? मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC एंड दिस इज हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3. देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पहले 3 तरीकों से पढ़ चुके हैं. एक 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट. कब? जब हमें बेस और हाइट पता हो. एक हमने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा था जिसमें सिर्फ 3 साइड्स पता होती है ट्रायंगल की और कुछ नहीं पता होता. और ये फार्मूला कब लगता है? जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये फार्मूला तब लगता है जब हमें कुछ नहीं गिवन, सिर्फ 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमने क्या पढ़ा था? दिस इज y1 1/2 पहले लगाएंगे. 1/2 इंटू 1/2 अगर नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज फार्मूला गलत तो क्वेश्चन गलत. 1/2 और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं. 1/2 y1 x1 से शुरू करेंगे. सबसे पहले हम x1 से शुरू करेंगे क्योंकि हमारी स्टार्टिंग पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट से शुरू होगी और वो भी x कोऑर्डिनेट से. 1/2 x1 इंटू, अब यहाँ 1 आया तो जो अंदर y कोऑर्डिनेट आएंगे उनका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट आएंगे. दैट मीन्स x1, तो यहाँ y2 माइनस y3. ये 1 2 3, मतलब हमने इस तरह से इसको याद करना है. 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 2 1. तो x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस, फिर अब x2 लगाएंगे. x2 इंटू, फिर क्या लगाएंगे? x2 आ गया तो यहाँ आ जाएगा y3 माइनस y1, फिर प्लस x3. अब यहाँ x3 आ गया तो अब यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लगा? x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर x2 इंटू y3 माइनस y1, और अब आएगा x3 इंटू y2 माइनस y3. ये हमारा यहाँ y3 माइनस y1, फिर यहाँ x3 आ गया तो 3 के y1 आएगा. यहाँ y3 इंटू y1 माइनस y2. देखो अब हम यहाँ यही देख रहे हैं 1 2 3
बाहर हमने ये याद रखना है कि सारे एक्स लेने हैं, अंदर हमने वाई लेने हैं, और लेने किस ऑर्डर में, एक्स का 1 फिर 2 फिर 3, और ब्रैकेट में अब जहाँ 1 है तो 1 2 3 बनाएंगे, यहाँ 2 है तो 2 3 1 बनाएंगे, और यहाँ पर अगर 3 है तो 3 1 2 बनाएंगे, क्योंकि 3 के बाद फिर से 1 शुरू होगा, 3 के आगे तो कुछ होता नहीं है। तो इस तरह से ये फार्मूला हमने लर्न किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स गिवन है और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको प्रूव करना है कि वो कोलिनियर है, तो आप क्या करते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे उन 3 कोऑर्डिनेट्स को इसमें रख के इस फार्मूले में। अगर एरिया कुछ आता है तो दैट मीन्स वो कोलिनियर नहीं है, और अगर एरिया 0 आता है तो दैट मीन्स दोज पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि जब ये पॉइंट ए बी और सी अगर एक लाइन पे आ जाए तो वो लाइन बन जाएगी, और लाइन का कोई एरिया नहीं होता। जैसे ये ए पॉइंट है, ये इस साइड आ जाए, इसी लाइन के साथ आ जाए, तो ये कोलिनियर हो गए ना, ए बी, और ये वाला पॉइंट इस साइड से इधर आ जाए, मतलब पॉइंट की बजाय आप साइड की बात करो, ये साइड इधर आ जाए इसके साथ, और ये साइड इसके साथ चल जाए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन है तो इसका कोई एरिया नहीं होगा, कोऑर्डिनेट हैं तीनों पॉइंट्स के, लेकिन वो एरिया नहीं होगा, तो दैट मीन्स एरिया 0 आएगा। इफ़ एरिया इज 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ एरिया इज नॉट 0 देन द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब हम बात करते हैं 11th क्लास की, ये तो सारा पीछे हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। अब यहाँ पर है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप क्या है। अब जो भी लाइन की बात करेंगे हम वो कार्टेशियन प्लेन में उस लाइन की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उस लाइन की बात करेंगे। तो सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और इसके अंदर एक हमने लाइन प्लॉट की, कोई भी लाइन किसी भी डायरेक्शन में हम अगर प्लॉट करें तो स्लोप को पढ़ने के लिए हमें पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि इंक्लिनेशन क्या है। मान लो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है थीटा, और इस एंगल को हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मेज़र करते हैं, मापते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब ये एंगल इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक इधर चलती है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इस साइड से इस साइड पे। तो जितना वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी, the angle made by this line with the positive direction of x-axis is known as inclination of the line, and direction of this angle is known as what, एंटी क्लॉकवाइज। जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज में। सो दिस इज द इंक्लिनेशन। तो थीटा क्या है, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन विद द एक्स एक्सिस। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकना, कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितनी झुकी हुई है। तो ये तो हो गई बात इंक्लिनेशन की। अब बात आती है कि जो इंक्लिनेशन का एंगल है वो किसके बीच में, उसकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 180। कहने का मतलब ये कि ये जो थीटा है, अगर मान लो ये बिल्कुल इंक्लाइन ना हो, ये लाइन यहीं पर ही रहे, कोई भी एंगल नहीं बनाती, दैट मीन्स कोई लाइन ही नहीं है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दैट मीन्स कोई एंगल बन ही नहीं रहा, तो 0। तो थीटा 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जब हम इसको लेकर जाएंगे तो ये जो एंगल है ये यहाँ तक अगर बनता है, पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि बाद में तो नेगेटिव डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा, तो नेगेटिव में भी शुरू हो या ना हो, हम इसको यहाँ तक एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 180 का मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, लेकिन 0 और 180 के बीच में होगी, उससे ज़्यादा 180 से ज़्यादा नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी। अब उसके बाद है कि अगर हम ये देखें कि कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और coinciding with x axis have inclination of 0। अब 0 की बात की हमने, मैंने अभी ये कहा कि ये लाइन इसके ऊपर है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो थीटा 0 होगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की, दैट मीन्स ये लाइन क्या है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये भी इसके साथ कोई एंगल नहीं बना रही। तो इस केस में भी व्हेन एनी लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन
द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना सकती, ये पैरेलल जा रही है इसके, तो इंक्लिनेशन क्या है, 0 है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। उसके बाद है द इंक्लिनेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन पैरेलल टू और कोइंसाइडिंग विद वाई एक्सिस। अब मान लो ये तो बात हो गई कि अगर कोई लाइन एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो थीटा 0 बनाती है, पहली बात। दूसरी बात कि एनी लाइन विच इज ऑन वाई एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। मान लो कि कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉ की, तो एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ऑब्वियसली कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो 90 का बनाएगी, क्योंकि जो वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाता है और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 90 का ही होगा। ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल बीच के 180 होते हैं और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो जो उनके बीच का एंगल होता है वो दोनों इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं एक ही साइड में, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी ऑब्वियसली 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के ऊपर है तो 90 डिग्री का है ही, लेकिन पैरेलल है तो भी 90 डिग्री का बनाएगी। तो 2 पॉइंट्स हमने याद किए, यहाँ पर सीखे कि इफ़ एनी लाइन on or parallel to x axis तो थीटा क्या होगा, 0, और एनी लाइन on or parallel to y axis तो थीटा क्या होगा, देन थीटा विल बी 90 डिग्री, राइट। ये इंक्लिनेशन क्या होगा, 90 डिग्री। उसके बाद अगर थीटा जो है वो किसी लाइन की इंक्लिनेशन है और उस लाइन का नाम L है और हमने उसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होगा, जो एंगल है थीटा उसका टेंजेंट, टी रेशो कौन सी निकालनी है, उसकी टेंजेंट, तो वो उसका स्लोप कहलाएगा। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि स्लोप क्या है, स्लोप कैसे निकालेंगे। ये तो इंक्लिनेशन होगी कि कोई लाइन किसी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। अब बात आती है स्लोप ऑफ ए लाइन की, तो स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L making an angle theta with positive direction of x axis is having slope m। मान लो ये चीज़ें हैं, एक लाइन L है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है और उसका स्लोप m है, देन m इज इक्वल टू, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, टेन थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी लाइन के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का पता है एक्स एक्सिस के साथ, तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू टेन थीटा, राइट। दिस इज अबाउट द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज गिवन। क्योंकि स्लोप कई तरह से निकालेंगे, तो पहली कंडीशन क्या है कि व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज गिवन देन द स्लोप इज m इज इक्वल टू टेन थीटा। उसके बाद दूसरी कंडीशन है, मान लो हमें थीटा नहीं पता, जो हमने लाइन ड्रॉ की उसका थीटा नहीं पता कि वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ उस लाइन का। सपोज दिस इज़ द लाइन, ये लाइन है और ये इसके हमें कोऑर्डिनेट पता है। ये लाइन जो है इसके एक पॉइंट है व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ऑन द लाइन आर गिवन। ये 2 पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। सपोज दिस इज x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है और x2 y2 Q के कोऑर्डिनेट हैं। अब यहाँ पर हमें थीटा नहीं पता कि ये कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, कोऑर्डिनेट पता है, तो फिर स्लोप कैसे निकालेंगे, तो स्लोप m किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, राइट। और टेन थीटा किसके इक्वल होगा, दैट मीन्स वो क्या होगा, y2, मतलब इसके कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं लिख रही हूँ y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि जब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों तो जो हम स्लोप का फार्मूला लिखेंगे उसमें पहले y कोऑर्डिनेट आएंगे ऊपर और नीचे x कोऑर्डिनेट आएंगे। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि कोऑर्डिनेट जैसे पी क्यू लाइन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हमने लेने हैं पी क्यू, जो लास्ट वाला पॉइंट होगा, पी पहला पॉइंट, क्यू दूसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करना है, उसके y कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करना है। ऊपर लिखना है y2 माइनस y1 ऊपर लिखना है, और क्यू के कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट से नीचे वाला ही शुरू करना है, x2 माइनस x1। सो दिस विल गिव द स्लोप व्हेन टू कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ ए लाइन आर गिवन। हमें थीटा नहीं पता तो यहाँ से हम थीटा भी निकाल सकते हैं। अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से थीटा भी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हम सिर्फ ये लगा के चलेंगे कि m इक्वल टू टेन थीटा तो तब लगाएंगे जब थीटा पता होगा, और m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू ये। अब इसमें अगर हम टेन थीटा नाम भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम m निकाल के, अगर आपको ये कहा जाता कि कोऑर्डिनेट्स गिवन है इस लाइन के और आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले स्लोप निकालोगे, ठीक है, स्लोप की कुछ वैल्यू आएगी, उसको आप टेन थीटा के इक्वल रखोगे और फिर वहाँ से थीटा निकालोगे। तो यू कैन सिंपली राइट m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कब? जब कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ अ लाइन ड्रॉन इन कार्टेशियन प्लेन आर गिवन। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स व्हेन टू लाइन्स are parallel to each other, मान लो दो लाइंस ड्रॉ की गई हैं तो दो लाइंस के स्लोप्स भी अलग अलग होंगे। सपोज दीज आर टू लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ की गई हैं, और इसमें इस लाइन का नाम L1 है और इस लाइन का नाम L2 है, और हमें ये बताना है कि इनकी कंडीशन क्या होगी। अगर दो लाइन, इनके स्लोप्स की कंडीशन क्या होगी? कंडीशन जो होगी स्लोप्स के ऊपर होगी। मान लो दो लाइंस पैरेलल हैं तो लिखेंगे व्हेन L1 इज पैरेलल टू L2, तो उनके जो स्लोप्स हैं वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब लेट M1 इज द स्लोप ऑफ L1, यहाँ लिख लेते हैं स्लोप M1, ये किसका है? L1 का, और इसका स्लोप क्या है? M2, ये इसका स्लोप है। ये दोनों के स्लोप्स दिए हुए हैं और एंगल नहीं दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, हम सिर्फ कंडीशन की बात कर रहे हैं, वो हम सम्स में देखेंगे क्या करना है। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। सो लेट M1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, M2 इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन L2, एंड व्हेन L1 एंड L2 आर पैरेलल देन M1 इज इक्वल टू M2। ये पैरेललिज्म की कंडीशन है दो लाइंस की। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सम्स में। उसके बाद व्हेन टू लाइंस आर अब मान लो दो लाइंस हैं L1 एंड L2, अगेन हम दोनों लाइंस ले लेते हैं। एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की हमने और एक लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ की। अब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस आपस में, सपोज दिस इज L1 एंड दिस इज L2, इसका स्लोप क्या है? M1 और इसका स्लोप है M2। अब ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और कितने डिग्री के एंगल पे कर रही हैं? परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब इनके स्लोप की कंडीशन क्या होगी? व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी फॉर देयर स्लोप्स? M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 ऑलवेज। ये एक और कंडीशन आ गई। एक बार पैरेलल लाइंस की आई है, एक बार परपेंडिकुलर लाइंस की। पैरेलल लाइन की क्या है? स्लोप्स इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस की क्या है? स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम अगर मान लो एक लाइन का स्लोप गिवन है और दूसरी, ये कहा गया कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, दूसरी लाइन का स्लोप निकालो, तो हम मान लो M1 हमें गिवन है तो हम M1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो M2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, तो M2 किसके इक्वल आ जाएगा? -1 अपॉन, इसको इधर ले आएंगे M1 और यहाँ से M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये फॉर्मूला याद रखो तो आप यहाँ से M2 निकालना चाहते हो तो दैट इज़ -1 अपॉन M1, अगर आप M1 निकालना चाहते हो दैट इज़ -1 अपॉन M2। दिस इज द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ द टू गिवन लाइंस हैविंग स्लोप्स M1 एंड M2। उसके बाद फिर है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब मान लो दो लाइंस हैं,
यहाँ है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस हैं और हमें नहीं पता कि वो आपस में अपने दोनों किस एंगल पर इंटरसेक्ट करें। यहाँ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे। अगर दो लाइंस हैं, सपोज एक लाइन ऐसे है और एक लाइन है हमारी इस तरह से ड्रॉ की हुई है। अब ये दोनों लाइंस आपस में जो एंगल बना रही हैं, मान लो वो थीटा है एंड दिस इज़ लाइन L1 एंड दिस इज़ लाइन L2। ये दो लाइंस हैं, बीच में थीटा एंगल बना रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो थीटा है इसको कैसे निकालेंगे, इसका क्या फार्मूला है? तो थीटा का फार्मूला क्या होगा, इसको हम पहले टेन थीटा की फॉर्म में निकालेंगे। और टेन थीटा की फॉर्म में जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हम ये भी मेंशन करते हैं कि इसका स्लोप क्या है। सपोज दिस इज हैविंग स्लोप m2 एंड दिस इज हैविंग स्लोप m1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फार्मूला है एंगल निकालने का। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें दोनों के स्लोप्स पता हैं, हम उनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी और थीटा की वैल्यू फिर हम वहाँ से निकाल लेंगे, जैसे हम 10th क्लास में निकालते थे। अगर हमें कोई टी रेशो किसी नंबर के इक्वल है तो हम वहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते थे। तो इस तरह से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू गिवन लाइन्स। दो लाइन्स हैं और जिनके स्लोप्स हमें पता है। अगर स्लोप्स नहीं पता तो फिर हम कैसे एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो स्लोप्स ही निकालने हैं, स्लोप्स की वैल्यू ही रखनी है। सो वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन two given lines having the slopes, then we have to apply the formula tan theta is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2. In this way we can have the different formulas. उसके बाद एक फार्मूला और है कोलिनियरिटी ऑफ द थ्री गिवन पॉइंट्स। मान लो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अभी हमने बात की थी एरिया ऑफ ट्रायंगल की, कि जब 3 पॉइंट्स हैं हमें ये पता नहीं है कि हाइट क्या है, उसकी बेस क्या है या उसकी साइड्स क्या है, हमें सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं। तो हम कैसे पता चलाते हैं कि वो 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट हैं या नहीं हैं? तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के। अब बात आती है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन्स वाले चैप्टर में कि अगर हम एक लाइन की बात नहीं करते, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। और इन पॉइंट्स को हमने शो करना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को पहले तो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ज्वाइन करने के लिए भी ये हमें पता नहीं है कि ये कोलिनियर है या नहीं, तो हम ज्वाइन कैसे करेंगे? तो हम ज्वाइन भी नहीं करते, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, राइट। और 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लो हम पॉइंट लेते हैं पहले ए बी पॉइंट लिया, ये और ये, तो ये एक लाइन बन गई। मान लो इस लाइन का स्लोप है m1, राइट। उसके बाद फिर हमने दूसरा पॉइंट लिया बी और सी। इसका भी मान, ये एक लाइन बन रही है, क्योंकि 2 पॉइंट्स को मिलाकर तो एक लाइन बनती है। हमने प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बन रही है। तो ए बी एक लाइन है, जब मान लो कि उसका स्लोप है m1, बी सी एक लाइन है, उसका स्लोप है m2, और ए सी भी एक लाइन बनेगी जब हम ए और सी को मिलाएंगे, उसका स्लोप मान लो है m3। तो हमें क्या करना है, अगर हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट्स पता हैं x2 y2, और c के कोऑर्डिनेट्स पता हैं x3 y3, हमें बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्या कंडीशन होगी कोलिनियरिटी की? ये कंडीशन होगी कि पहले हम ए बी, यहाँ से ए बी लाइन का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप, मान लो स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप हमने इधर m1 लिखा है, मान लो ये m1 है, तो m1 हम कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा ab का स्लोप आ जाएगा। इसी तरह से हम bc का स्लोप निकाल लेंगे, वो आएगा m2। वो कैसे आएगा, bc का स्लोप y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ये आ गया स्लोप इसका bc का। उसके बाद फिर हम ac का स्लोप निकालेंगे। ac का स्लोप मान लो क्या है, स्लोप ऑफ AC कितना है, मान लो m3, और m3 कैसे निकालेंगे,
y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। तीनों के हमने स्लोप निकाल लिए। अब बात आती है कंडीशन की। मान लो कि ये हमें 3 पॉइंट्स ही दिए होंगे और उनके कोऑर्डिनेट्स तो गिवन होंगे ही, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स अगर नहीं गिवन होंगे तो हम पता नहीं लगा सकते कि वो पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर है या नहीं, क्योंकि हमें स्लोप नहीं मिल पाएगा अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है तो। और थीटा हमें दिया हो नहीं सकता क्योंकि ये पॉइंट्स हैं, ये लाइन नहीं है, पॉइंट का कोई थीटा होता नहीं है, तो इसलिए हमें कोऑर्डिनेट तो गिवन होंगे ही। स्लोप निकाल लिए तीनों के। इफ स्लोप ऑफ ए बी, और उसके बाद अब हम ये बता रहे हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, कि अगर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप बी सी के इक्वल है। हमें तीसरा स्लोप निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर ए बी का स्लोप बी सी के इक्वल है ना, तो दैट मीन्स तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। तो इसका मतलब इफ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, एक तो हम ये बता सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देन ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर हमें मान लो कि कोऑर्डिनेट्स पता हैं और हम कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इनकी जो हमने पीछे डिस्टेंस फार्मूला लगाया था उसके अकॉर्डिंग इसकी लगाते हैं, तब हमें तीनों निकालनी पड़ेंगी। लेंस ए बी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, बी सी की, और ये दोनों की डिस्टेंस प्लस करके और ए सी की डिस्टेंस के इक्वल आनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हम तो सिर्फ 2 स्लोप्स ही निकालेंगे, ए बी का स्लोप निकालेंगे और बी सी का, और इन दोनों स्लोप्स की इक्वलिटी जो है वो बताएगी कि ये 3 पॉइंट्स जो है वो ए बी सी दीज आर कोलिनियर और नॉट। सिंपली इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ 2 लाइन्स ए बी एंड बी सी, या जो भी नाम है उनके पॉइंट्स के 2 स्लोप्स निकालोगे, और जिसमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। जैसे ए बी का निकाला फिर बी सी का निकाला, अगर आप ए बी और ए सी का निकालोगे तो फिर ये नहीं होगा। तो यू हैव टू फाइंड ए बी का स्लोप एंड बी सी का स्लोप और देखना है कि इक्वल है। तो these 3 points are collinear. Thank you.